दोस्तों आज की क्लास में जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि इनका एक फेमस एपिक है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और इवन जो 12 बुक्स में जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं 12 बुक्स के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसकी समरी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ दिस एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, जैसे कि आप टाइटल से ही जानते हैं, पैराडाइज स्टैंड्स फॉर हेवन और लॉस्ट मतलब लॉस ऑफ समथिंग। तो इट मीन्स द लॉस्ट ऑफ हेवन, हेवन का खो जाना। अब ये जो हेवन का लॉस हुआ, किसके लिए हुआ? यहाँ पर आप स्पेशली जो तीन जो कैरेक्टर्स आपको मेन दिखाई पड़ते हैं मेनली, एक तो एडम का कैरेक्टर, दूसरा सैटर्न का कैरेक्टर और तीसरा गॉड का कैरेक्टर। अब यहाँ पर अगर जो हम देखें, एडम में से, सैटर्न में से और गॉड में से हीरो कौन है इसका? वुड यू थिंक हु इज द हीरो ऑफ दिस एपिक पैराडाइज लॉस्ट? एडम है, सैटर्न है या गॉड है? कौन है इसका हीरो? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क मैं आज छोड़ देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है इसका हीरो कौन है और क्यों है। देखो, अगर जो हम हीरो के ऊपर बात करें तो एडम, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर एडम को लगता है कि एडम मस्ट बी द हीरो ऑफ दिस एपिक। मैंने आपको पीछे प्रीवियस क्लास आपने देखी होगी तो उसमें थोरोली इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, और नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, फिर जवाब दीजिए मुझे। इसके बाद सैटर्न की क्वालिटीज़ हम देखें तो सैटर्न में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, और सैटर्न का सबसे मेजर पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे। देखो, शैतान जो है वो बुराइयों के लिए जाना जाता है, शैतान नेगेटिव ट्रेट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सैटर्न की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की बात करें तो सैटर्न इज नोन फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक व्यूज। आशावादी विचारों के लिए सैटर्न के लिए जाना गया। अब आशावादी विचार, लेकिन किस काम के लिए? एक गलत कार्य के लिए, नकारात्मक कार्य के लिए आशावादी विचार। तो यहां पर एक अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए आपको आंसर देना है कि वेदर सैटर्न इज द हीरो और एडम और गॉड, ये आपको बताना है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस एपिक की, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। यहां पर आप देखिए, आई देंस इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। आई देंस इनवोक दाई एड। इनवोक मतलब किसी को इन्वोकेशन करना, किसी की स्तुति करना, और दाई मतलब तुम्हारी, एड मतलब हेल्प, एड मतलब हेल्प होता है। माई एडवेंचरस सॉन्ग, एडवेंचरस सॉन्ग द सॉन्ग ऑफ एडवेंचर, हैंस हेयर इट स्टैंड्स फॉर पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पर एडवेंचरस सॉन्ग किसको कहा गया है? पैराडाइज लॉस्ट को कहा गया है। और दाई एड मतलब तुम्हारी मदद। अब दाई कौन है? दाई यहाँ पर है म्यूज। याद रख लेना, ये जो दाई वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये म्यूज के लिए यूज़ किया गया है। दाई वर्ड जो अप्लाई किया गया है वो म्यूज के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जो दाई वर्ड है, ठीक है। दाई वर्ड हैज़ बीन अप्लाइड फॉर म्यूज। वो क्या कहता है यहाँ पर? मिल्टन ये कहता है, ये मिल्टन के द्वारा बोली गई लाइन्स हैं, ये भी ध्यान रख लेना। आई देंस इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। मिल्टन ये कहता है कि मैं अपने इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में के लिए तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। हे काव्य की देवी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। म्यूज़ की बात करें तो म्यूज़ कौन है? गॉडेस ऑफ पोइट्री है जो म्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मिल्टन ये कहता है, हे काव्य की देवी, मुझे अपने इस साहसिक गीत को लिखने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सॉर। वो क्या कहता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग उठते हैं, मतलब हवा की का झोंका तेज आएगा लेकिन एकदम नीचे को गिर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप पतंग उड़ाते होंगे। अब जब आप पतंग उड़ाते हैं या फिर आपने किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा हो तो कुछ बच्चे
जो सीखते हैं पतंग उड़ाना, वो थोड़ी सी पतंग उड़ाते हैं और उड़ते के साथ जैसे ही उनकी पतंग ऊपर को जाती है एकदम नीचे गिर जाती है, वो फट जाती है या कुछ भी हो जाता है या इलझ जाती है कहीं भी, तो उसकी पतंग वो नीचे गिर जाती है। अब क्या आप भी ऐसी पतंग उड़ाना चाहेंगे? जीवन में देखो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इस पैराडाइज लॉस्ट से, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट मोटिवेशन से भरा हुआ है। भले ही इसमें सैटन का किरदार हो, लेकिन वो जो सैटन का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच मिल्टन का देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको ऐसी विचारधारा मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। और ऐसा ही आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि वो क्या कहता है मिल्टन यहाँ पर कि आई देंस इन्वोक दाई एड, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, तुम्हारी मदद मुझे चाहिए। एड टू माई एडवेंचरस हेल्प, किस चीज के लिए? तुम्हें सहयोग देना है मेरे इस साहसिक गीत में, क्योंकि अगर काव्य की देवी ही खुश नहीं होगी तो अच्छा काव्य कैसे लिखा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति, अगर जो हम अपने हिंदू कल्चर की बात करें, माँ सरस्वती को प्रसन्न नहीं करता और अपना कोई भी वर्क वो करता है माँ सरस्वती को डेडिकेट नहीं करता, तो क्या उस कार्य में श्रेष्ठता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर। वो क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है इस एडवेंचरस सॉन्ग में, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सोर, कि मैं केवल आधी उड़ान भर के ही रह जाऊं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अबव द ऑनियन माउंट while it pursues things unattempted yet in prose and rhyme। और वो क्या कहता है? he wants to fly above the onion mount, वो ऑनियन माउंट से ऊपर उठना चाहता है। अब ये जो माउंट है, ये क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे कि जो पर्वत है किस चीज़ के लिए जाना गया है? ये तपस्याओं के लिए जाना गया है। आपने होरेब और सिनाई की घाटियों के बारे में सुना होगा, उन पहाड़ियों के बारे में सुना होगा जहाँ पर बहुत से हर्मिट्स ने घोर वहाँ पर तपस्या की है, एक तरह से पीनेंस की है, तो वो साधना में रहे, भगवान को में लीन रहे। तो उस पर्वत पर जहाँ पर बहुत से सेंट, जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं, उन संतों ने साधनाएं की हैं, उस पर्वत की ऊंचाई से भी ऊपर वो जाना चाहता है। थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम। और वो पोइट ये कहता है कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, ऐसे ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ जिसको आज तक किसी ने कोशिश ना की हो, ना तो प्रोज में और ना पोइट्री में। थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, कि जो ना तो प्रोज में लिखा गया हो ना पोइट्री में लिखा गया हो, एक ऐसा ग्रंथ मेरी लिखने की इच्छा है, ऐसा ग्रंथ मैं लिखना चाहता हूँ। तो इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट पैसेज अगर जो एग्जाम में अब आता है तो आप पहचान लेंगे ना इजीली कि भाई ये कहाँ से लिया गया है। ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। और किसके द्वारा बोली गई लाइन्स हैं? ये मिल्टन के द्वारा बोली गई लाइन है, क्योंकि कोई भी जो ग्रंथ होता है, एपिक जो होता है, एपिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एपिक का क्या आता है? सबसे पहली यही चीज़ आती है कि इट स्टार्ट्स विद द इन्वोकेशन ऑफ गॉड। कोई भी एपिक, कोई भी ग्रंथ भगवान की स्तुति से प्रारंभ होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये भी म्यूज़ की स्तुति से प्रारंभ होता है। और म्यूज़ कौन? काव्य की देवी हैं। आप अपने रामायण को पढ़िए, आप महाभारत को देखिए, आप गीता को देखिए, आप कुरान शरीफ को देखिए, कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, सभी भगवान की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। इसके साथ साथ एपिक में सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल मशीनरी का होना पाया जाता है। एपिक जो है वो डिवाइन इश्यूज़ पर आधारित होता है, दैविक मुद्दे होते हैं उसमें। एपिक में सीरियस सब्जेक्ट पर लिखा जाता है। जो एपिक होता है, एपिक ये नहीं होता कि ह्यूमरस टच उसमें एपिक में दिया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा बाद में चेंजेस आए और इवन इन रेस्टोरेशन एरा वी फाउंड कॉमिक एपिक की, कॉमिक एपिक भी हमें देखने को मिले। बट जो मेन क्वालिटी है एपिक की, स्पेशली डिग्निफाइड सीरियस सब्जेक्ट इसका होता है जो एपिक का होता है। तो पोइट यही कहता है कि मुझे एक ऐसा ग्रंथ लिखना है जो ना तो काव्य में लिखा गया हो, ना ही गद्य में, ना पद्य में लिखा गया हो। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा।
thou from the first was present, and with mighty wings outspread, dove like sat brooding on the vast abyss, and madest it pregnant. What in me is a dark, illumine, what is low, raise and support. यहाँ पर भी जो मिल्टन है वो हेवनली म्यूज को एक तरह से इन्वोक कर रहे हैं और वो म्यूज को उनकी शक्ति का आह्वान करा रहे हैं कि म्यूज के अंदर कितनी शक्ति है, और वो उस म्यूज से ये कहना चाहते हैं कि जब म्यूज उस पर्वत पर थी तो उसने वहां पर बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी चीजों को वहां पर देखा, और स्पेशली वो बात क्या करते हैं, वो बात करते हैं विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, डॉव लाइक सेट्स ब्रूडिंग ऑन द वेस्ट एबीज। वो ये कहते हैं कि वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान के समान, ठीक है ना, भगवान के समान एक पवित्र आत्मा को, अगर जो हम बात करें डॉव लाइक का मतलब क्या होता है? डॉव लाइक का मतलब होता है होली स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा, और जिसको डव के रूप में जनरली क्रिश्चियनिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या कहता है, वो जो मिल्टन है वो यही कहता है कि उसने क्या देखा, एक स्पिरिट को देखा जिसने अपने विंग्स को फैला दिया था, और किसकी तरह बैठा था? सेट लाइक अ डॉव, एक डॉव की तरह बैठा था, एक मेडिटेशन में और अराजकता की स्थिति में। तो वो यही कहना चाहता है कि किस प्रकार से ये जो सृष्टि थी इसका जन्म हुआ, किस प्रकार से ये सृष्टि जो है ये बनी, और उस बारे में वो लिखना चाहता है। व्हाट इज इन मी इन ए डार्क इल्यूमाइन, वो कहते हैं जो भी मेरे अंदर कमी है, व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, उसको तुम जागृत करो। व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, और जिस चीज की भी कमी है उसको उठाओ और मुझे इंस्पायर करो, मुझे प्रेरित करो। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ें। तो यहां पर एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये इन्वोकेशन है, स्तुति है मिल्टन के द्वारा, और किसकी स्तुति की जा रही है? म्यूज की स्तुति की जा रही है। और वो ये कहते हैं, मिल्टन डिवाइन स्पिरिट को रेफर करते हुए, एड्रेस करते हुए ये कहते हैं और कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, और वो म्यूज को उनकी शक्ति का आह्वान कराते हुए कहते हैं कि तुम ही थी जिसने देखा था डॉव लाइक स्पिरिट को अपने परों को फैलाते हुए, और इस सृष्टि का उदय होते हुए तुमने देखा था। और कहां पर देखा था? इन घाटियों पर देखा था। और उसके बाद वो ये कहता है कि जो मेरे अंदर कमी है, जो मेरे अंदर एक अंधकार है, जो मेरे अंदर एक ज्ञान की कमी है, उसको तुम्हें जागृत करना है और उसको उठाना है और मुझे सपोर्ट करना है, मुझे इंस्पायर करना है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस ये आती हैं, और स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दिस इज द पार्ट ऑफ सैटन्स स्पीच। ये सैटन की स्पीच का पार्ट है, जो शैतान है इस एपिक में उसकी स्पीच का पार्ट है। और शैतान क्या कहता है? वॉट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल, this end study of revenge, immortal hate,
and courage never to submit or yield. And what is else not to be overcome? The glory never shall his wrath or might extort from me. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर सैटन ने कही है। सैटन की स्पीच है, सैटन ने बोला है। क्या कहता है? ये उस समय की बात है जब एक एक करके सारे जो ये डेविल जो एविल स्पिरिट्स थी उनको नीचे गिरा दिया गया था, नीचे फेंक दिया गया था। तो ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर जो हमने उस फील्ड को खो दिया। अब हेयर द फील्ड स्टैंड्स फॉर पैराडाइज। यहाँ पर फील्ड का मतलब पैराडाइज से है, उस जन्नत से है। अब इन्होंने क्या किया था भाई ऐसा जिससे इनको उस पैराडाइज को खोना पड़ा था? क्या किया था ऐसा? तो दोस्तों आप जानते हैं इनका पाप क्या था? सैटन का पाप क्या था जो सरपेंट के रूप में सैटन ने ईव को टेम्प्ट किया था। ईव को टेम्प्ट किया था, और टेम्प्ट किस चीज के लिए? फॉर टेस्टिंग द फॉरबिडन फ्रूट। जो फॉरबिडन फ्रूट था, एंड दैट वाज एन एप्पल ट्री, और हुज टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ा और ये मृत्यु का भी कारण बना। और ये उसकी सजा एडम और ईव को तो मिली ही मिली, और जो ये सैटन थे, ये इनको भी, जो एविल स्पिरिट्स थी, इनको भी सजा मिली और उनको जो है वहां से नीचे गिरा दिया गया। तो जब वो नीचे आ गए, हेल में आ गए, तो उस समय सैटन जो है जब हेल में आकर वो हेल का मास्टर बन जाता है, और उस समय वो जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं उनको अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है तुम क्यों डर रहे हो? क्या हुआ? अगर हमने इस जन्नत को खो दिया, पैराडाइज को खो दिया, तो क्या हुआ? ऑल इज नॉट लॉस्ट। सब कुछ तो नहीं खोया। द अनकॉन्करेबल विल, हमारी ऐसी इच्छा शक्ति जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसको हमने नहीं खोया है। दोस्तों अगर जो आप स्टार्टिंग की 2 लाइंस अपने जीवन में उतार लेना, तो कभी डिफीट से घबराओगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ोगे और सक्सेस पाने की हिम्मत रख पाओगे। भले ही सैटन की बोली हुई लाइंस हैं लेकिन मोटिवेशनल हैं। लेकिन आगे वाली लाइंस को मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने जीवन में उतारें। तो वो क्या है? एंड स्टडी ऑफ रिवेंज। वो क्या कहता है? एक स्टडी ऑफ रिवेंज हमें करनी है, मतलब हमें अध्ययन करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है कि कैसे हम बदला ले पाए। इमॉर्टल हेट, कभी ना खत्म होने वाली नफरत को हमें बनाए रखना है। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, ऐसा साहस हमें दिखाना है कि कभी झुकना नहीं है, कभी आत्मसमर्पण नहीं करना है। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या बचता है? दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रेथ और माइट एक्सट्रॉट फ्रॉम मी, और वो ये कहता है वो गौरव वो अपने दुश्मन को कभी ऊंचा होने नहीं देगा, वो गौरव अपने दुश्मन को कभी प्राप्त नहीं करवाने देगा। वो कौन? सैटन। तो वो यही बात यहां पर कहता है कि चाहे उनका दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसको ये अलाउ नहीं करेगा कि वो जीत जाए। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, कि क्या हुआ अगर जो हमने उस स्थान को खो दिया? कुछ नहीं खोया। अभी हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, हमें बदला लेना है, रिवेंज करना है, और इमॉर्टल हेट, कभी ना खत्म होने वाली नफरत को बनाए रखना है, और अपनी हिम्मत को संभालना है, और कभी आत्मसमर्पण नहीं करना है। देखिए किस प्रकार से एक लीडर जो है अपने सैनिकों को खड़ा कर रहा है, और वो ये कहता है कि बचता क्या है, और वो जो हमारा दुश्मन है उसको कभी ये मत समझना कि उसको उस ग्लोरी को हम प्राप्त करने देंगे। उसको हमें कभी जीतने नहीं देना है, कभी आगे नहीं बढ़ने देना है, चाहे वो भले ही कितना शक्तिशाली क्यों ना हो। इसके बाद देखिए
Too well I see and rue the dire event that with sad overthrow and foul defeat hath lost us heaven, and all this mighty host in horrible destruction laid thus low, as far as God's and heavenly essence can perish. यहां पर वो क्या कहता है, जो सैटन है वो ये बताता है कि टू वेल आई सी द रू डायर इवेंट दैट विद सैड ओवरथ्रो एंड फॉल डिफीट। वो कहता है कि मैंने पूरी की पूरी इस इवेंट को देखा है, जाना है, एक तरह से उसको एग्जामिन किया है, और जो हमें डिफीट मिली है, एक हार मिली है, ठीक है ना, बहुत बुरी हार हमें मिली है। और हार कैसे? एज अ डाउनफॉल, एक पतन के रूप में, द लॉस ऑफ हेवन, स्वर्ग के खो जाने के रूप में। और इससे क्या हुआ? इन हॉरिबल हैथ लॉस्ट अस हेवन एंड ऑल दिस माइटी हॉस्ट इन हॉरिबल डिस्ट्रक्शन। ऑल दिस माइटी हॉस्ट मतलब द कंप्लीट यूनियन ऑफ द सैटन, द कंप्लीट आर्मी ऑफ द सैटन, जो पूरी की पूरी एक एंटायर आर्मी थी सैटन की, वो एक हॉरिबल डिस्ट्रक्शन के रूप में आ चुकी है। हॉरिबल डिस्ट्रक्शन इट मीन्स कि दे हैव बीन प्रूव्ड एज द वीकर वन, उनको कमजोर साबित कर दिया गया है, नीचे गिरा दिया गया है। एज फार एज गॉड्स एंड हेवनली एसेंस कैन पेरिश, और जितना जो गॉड है वो कर सकते हैं। तो यहां पर जो बेल्ज़ेबुब है वो ये कहता है, बेल्ज़ेबुब यहां पर ये कहता है कि अभी भी हमें क्या करना है, अभी भी हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है और भगवान से बदला लेना है, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ क्या किया है, भगवान ने हमें एक ऐसी डिफीट दी है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। गॉड ने ऐसी डिफीट दी है और हमारी पूरी की पूरी आर्मी को, पूरी की पूरी यूनियन को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और यहां पर वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर से जो सैटन है ये स्पीच आती है, और सैटन बेल्ज़ेबुब से कहता है, बेल्ज़ेबुब को समझाते हुए कहता है, क्या कहता है? फॉलन चेरूब टू बी वीक इज मिजरेबल। देखिए कितनी अच्छी लाइन यहां पर सैटन के द्वारा बोली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन व्यू ऑफ एग्जाम, तो फॉलन चेरूब टू बी वीक इज मिजरेबल, वो ये कहता है कि बेल्ज़ेबुब कमजोर होना, कष्ट को प्राप्त करना है, यानी कि कमजोर होना जो है ना वो उचित नहीं है। कमजोर होने से जितना कमजोर हम फील करेंगे उतना ही घाटे में जाएंगे, उतने ही हम परेशान हो जाएंगे, उतने ही कष्ट में हम आ जाएंगे। डूइंग और सफरिंग, डूइंग और सफरिंग। अब एक चीज आपको सेलेक्ट करनी है, वेदर टू डू और टू सफर, कि प्रयत्न करना है या कष्ट सहना है। बट ऑफ दिस बी श्योर, टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आर टास्क। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता भाई जब बुराई है तो बुराई की तरह ही काम करेगी ना, वो अच्छाई की तरह तो काम नहीं करेगी जो बुराई होगी। तो यहां पर वो ये कहता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आर टास्क, कि अच्छा दिखना, अच्छा होना कभी हमारा कार्य नहीं होगा, हम कभी अच्छा नहीं दिखेंगे। बट नेवर टू डू इल आर सोल डिलाइट एज बीइंग द कॉन्ट्रेरी टू हिज हाई विल whom वी रेजिस्ट। और इसके अलावा वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अच्छा करना हमारा काम नहीं होगा, बल्कि बुरे करने में हमें हमेशा खुशी मिलेगी, हमें हमेशा खुशी मिलेगी। और इस प्रकार से अपनी बुराइयों से हम भगवान के उद्देश्य को विफल कर पाएंगे। जो गॉड का उद्देश्य है ना, उसको हम विफल कर पाएंगे और उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर हो पाएगी। तो यहां पर सैटन बेल्ज़ेबुब को समझाते हुए ये कहता है, आई होप कि ये पैसेज भी समझ में आया होगा।
इसके बाद देखिए, इफ देन हिज प्रोविडेंस out of our evil seek to bring forth good. Our labor must be to prevent that end. And out of good still to find means of evil, which oft times may succeed, so as perhaps shall grieve him if I fail not and disturb his inmost counsels from their destined aim. यहां पर जो सैटन है वो बेल्जीबब को ही एड्रेस करते हुए अपना जो फ्यूचर प्लान है अगेंस्ट गॉड, भगवान के खिलाफ जो उसकी स्कीम है, जो उसने योजना बनाई है, वो यहां पर बताना चाहता है। और जो सैटन है ही इज कंप्लीटली ओबेस्ड बाय इविल, वो पूरी की पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? वो इविल से भरा हुआ है। और वो ये कहता है कि अगर भगवान अच्छा समझकर हमें ये कर रहा है तो हम बुरा समझकर भगवान के खिलाफ जाएंगे। इफ देन इज प्रोविडेंस आउट ऑफ आर एविल सिक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, कि अगर जो उसका कार्य क्या है कि आउट ऑफ आर एविल, हमारी बुराइयों में से जो अच्छाई को लाना है, आर लेबर मस्ट बी टू प्रिवेंट दैट एंड, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस चीज की समाप्ति कर सकें। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ एविल, और हमें उस गुड से भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अच्छे रास्ते की तरफ कभी नहीं देखना है, हमें अच्छाई में बुराई देखनी है। क्या देखनी है? अच्छाई में बुराई देखनी है। तो कुल मिलाकर उनको किसकी सीख करनी, किसकी तलाश करनी है? बुराई की तलाश करनी है। और वो इस बात को कहता भी है कि इससे क्या होगा? इससे जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। वो इसी बात को कहना चाहता है कि अगर जो गॉड मैनेज करता है प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, किससे? इविल से। और इविल कैसे? किसके थ्रू? फॉलन एंजल्स के थ्रू। तो सैटन जो है, सैटन क्या करेगा? जो गुड रिजल्ट है उसको इविल में कन्वर्ट कर देगा, और जो उसका हर प्रयत्न होगा वो भगवान को फ्रस्ट्रेट करने के लिए और उसकी स्कीम को फेल करने के लिए होगा। क्योंकि सैटन क्या है? सैटन पूरी तरह से उसका दुश्मन है, भगवान का दुश्मन है। और ये सैटन की स्पीच ही है। तो which of times may succeed as perhaps shall grieve him if I fail not disturb his almost counsels from their destined aim। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं इस चीज में मतलब फेल नहीं होता तो मैं उसकी प्लानिंग को, उसकी प्लॉटिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, और उसका जो उद्देश्य है उसको मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट होकर उसको मैं बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दूंगा उसके उद्देश्य को। किसके लिए? गॉड के लिए कहा जा रहा है। और सैटन बोल रहा है। तो सैटन की ये ऑप्टिमिस्टिक जो विचारधारा हमें दिखाई पड़ती है, और वो स्पेशली अपने जो वहाँ पर जो फॉलन एंजल्स हैं और उनको वो रेफर करते हुए कहता है इविल सॉरी इविल स्पिरिट्स को रेफर करते हुए वो इस बात को कहता है। इसके बाद देखिए कितनी अच्छी यहां पर ये लाइन्स आती हैं। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। यहां पर सैटन एक तरह से बिड कर रहा है और एक विदाई दे रहा है किसको? उस स्वर्ग को, उस हेवन को जहां से उसको निकाला गया है। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर एवर ड्वेल्स, जहां पर जो है आनंद रहता है हमेशा, उसको मैं विदाई देता हूं। हेल हॉरर्स हेल इन्फर्नल वर्ल्ड। और वो किस चीज का स्वागत करता है? वो कहता है कि इस मॉर्नफुल ग्लूम का स्वागत है, इस भय का स्वागत है।
हेल मतलब किसी चीज को स्वागत करना। एंड दाउ प्रोफेंडाउस्ट हेल रिसीव दाई न्यू possessor वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम। और वो ये कहता है कि मेरे नई भूमि यानी कि नर्क के लिए वो कह रहा है, उस नर्क को कहता है कि अपने नए मालिक को स्वीकार करो। हेल के लिए कह रहा है कि सैटर्न अपने नए मालिक को स्वीकार करो, एक ऐसा मालिक जिसका मस्तिष्क स्थान परिवर्तन से बदलता नहीं है। प्लेस और टाइम चेंज हो जाए उसके माइंड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। देखो कितनी अच्छी बात यहां पर सैटर्न ने कही है कि जो माइंड है ना, माइंड अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है, मस्तिष्क अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है जो कि हेवन को हेल में और हेल को हेवन में कन्वर्ट कर सके। ऐसी शक्ति किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। और वो भी उसका जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार से मतलब कर सकता है उसको स्वर्ग को नर्क में बदलना और नर्क को स्वर्ग में बदलने की क्षमता उसके अंदर है। तो यहां पर वो बात कहता है, तो एक बार फिर से समझिए, यहां पर जो हैप्पीनेस जो कि स्वर्ग में दिखाई पड़ती हैं उनका वो अंत करता है, क्योंकि वो कहाँ आ चुका है? नर्क में आ चुका है। नर्क में आकर भी वो हिम्मत नहीं हारा है, क्योंकि नर्क का वो राजा बन गया है अब। और तो इसी वजह से वो उस हेल से कहता है कि हेल अपने नए मालिक को स्वीकार करो, अपने नए मालिक को स्वीकार करो। एक ऐसा नर्क जहां पर डर बसता है, हॉरर बसता है, भय बसता है, और ऐसा नर्क जहां पर डार्कनेस रहती है, उस स्थान पर अपने नए मालिक को स्वीकार करो। और जो स्थान और समय बदल जाता है उससे मेरे मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क अपने आप में इतनी परम शक्ति है जो कि हेवन को हेल और हेल को हेवन में कन्वर्ट कर सके। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे देखिए, but wherefore let we then our faithful friends, the associates and co-partners of our loss। वो यहां पर वो ये कहता है, जब ये मतलब नीचे आ गए थे, हेल में आ गए थे, तो उस समय पूरी तरह से जो सैटर्न है उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमें रहना तो हेल में ही है, लेकिन हेल में रहकर वो शांत नहीं बैठने वाला। यहां पर अपने पार्टनर्स को, अपने साथियों को उस डिफीट के बारे में बताता है, जो दुर्भाग्य उन्होंने झेला है उसके बारे में बताता है। क्या कहता है? बट वेयर फोर लेट वी देन आर फेथफुल फ्रेंड्स द एसोसिएट्स एंड को पार्टनर्स ऑफ आर लॉस। हमारे फेथफुल फ्रेंड्स, हमारे एसोसिएट्स, आर को पार्टनर्स ऑफ आर लॉस। हम सभी एक साथ थे, सभी साथी जिन्होंने इस युद्ध को हारा है। लाई दस एस्टोनिस्ड ऑन दिस ऑब्लिवियस पूल एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस देयर पार्ट इन दिस अनहैप्पी मैंशन, और वंस मोर with the rallied arms to try what may be yet regained in heaven or what more lost in hell। अब यहां पर वो यही कहता है कि जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी जो इस हार का हिस्सा रहे, उन सभी के लिए वो कहता है बेल्ज़ेबुब से कि उनको कॉल करो। कॉल मतलब फोन को नहीं करना, उनको पुकारना है, उनको बुलाना है, ठीक है ना? उनको बुलाओ और अपनी एक आर्मी, अपनी एक यूनियन तैयार करो। किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू रिगेन दी हेवन व्हाट दे हैव लॉस्ट। जो उन्होंने खोया है ना हेवन, उसको उनको रिगेन करना है। और जितना भी वर्ष हो सकता है उतना उन्हें करना है, और वो वर्ष ही उनके लिए क्या होगा? वो वर्ष जो बुरा है वही उनके लिए अच्छा होगा, और इसी प्रकार से वो हेवन की दोबारा से प्राप्ति कर पाएंगे, वो स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएंगे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पैसेजेस फ्रॉम द एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।